हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वोल्केनिज्म। आज का हमारा चैप्टर है वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी क्रिया। कहता है, शुरू करते हैं कि सबसे पहले वोल्केनो किसे कहते हैं। वोल्केनो ज्वालामुखी कहते किसे हैं। कहता है वह दरार जिससे ऊर्जा, दाब या धातु बाहर आती है। यानी हम कुल मिलाकर कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर से जिस वेंट या पाइप के माध्यम से मैग्मा बाहर धरातल पे आती है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होती है वो जिस पाइप या वेंट या दरार के माध्यम से पृथ्वी के धरातल पर आती है उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। अब वोल्केनिज्म क्या है। वोल्केनिज्म ज्वालामुखी क्रिया मैग्मा का निर्माण से लेकर उसका जो उद्गार यानी इरप्शन होता है विस्फोट के साथ मैग्मा जब बाहर निकलती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिज्म बोलते हैं। यानी कहने का मतलब वोल्केनो जो है एक दरार है जिसके माध्यम से मैग्मा धरती के धरातल पर आती है, और वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखी क्रिया है जो मैग्मा के निर्माण से लेकर उसके इरप्शन तक का जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हम वोल्केनिज्म कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है। कहता है कि जब धरती के अंदर तापीय ऊर्जा अधिक होती है, थर्मल एनर्जी बहुत अधिक होता है, तो मेटल्स और मिनरल्स और रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स पार्टिकल ब्रेकडाउन टूट जाते हैं और टेम्परेचर हाई होने के कारण ये पिघल के मैग्मा का निर्माण करते हैं। और जब अंदर प्रेशर हाई हो जाता है तो यही मैग्मा किसी न किसी छिद्र या किसी न किसी होल के माध्यम से पृथ्वी के धरातल पर आ रही है, और यह धरातल पर जब आती है तो उस क्रिया को ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। उस क्रिया को ही ज्वालामुखी की क्रिया कहते हैं, ज्वालामुखी की क्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी किस किस कारण से होता है उसके कॉज के बारे में देखेंगे। ज्वालामुखी होने के बहुत कारण हैं। पहला हमारा प्लेट टेक्टोनिक इवेंट है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। कहता है जब भी हमारा जो है पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो विभिन्न प्लेटों के मिलने से बना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ P1 प्लेट है, P2 प्लेट है, P3 प्लेट है। विभिन्न प्लेटों के मिलने से धरातल का निर्माण हुआ है। धरती के अंदर मैग्मा, स्टेनोस्फीयर में मैग्मा रहती है। ये मैग्मा जो है, जब प्लेट जो है ये मैग्मा मूव करती है तो इसके साथ हमारा प्लेटों का भी मूवमेंट होता है। प्लेटें जब मूव करती है तो इसके ज्वाइंट पॉइंट से मैग्मा धरती के बाहर आने की कोशिश करता है, आने लगता है, और यही मैग्मा बाहर आने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी क्रिया को हम ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। उसके बाद और भी बहुत कारण है ज्वालामुखी का, जैसे भूकंप। भूकंप जब आता है, जब भी भूकंप की क्रिया होती है, अर्थक्वेक आता है, तो उसकी इंटेंसिटी जब हाई रहती है, उच्च तीव्रता का भूकंप आता है, तो स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में क्रैक पड़ जाता है, दरारें पड़ जाती हैं। उस दरार के माध्यम से भी मैग्मा धरती से बाहर यानी स्टेनोस्फीयर से बाहर हमारे धरातल पर आती है। इस क्रिया को ही हम वोल्केनिज्म कहते हैं। जब अर्थक्वेक आता है हाई इंटेंसिटी से तो वोल्केनिज्म की क्रिया होती है, या जब वोल्केनिज्म आता है हाई इंटेंसिटी से तो इतनी ज़्यादा मात्रा में साउंड एनर्जी रिलीज होता है कि धरती का यानी हमारा जो लिथोस्फीयर वाइब्रेट करने लगता है, तो उससे अर्थक्वेक भी आता है। यानी वोल्केनिज्म से अर्थक्वेक भी आ सकता है, अर्थक्वेक से वोल्केनिज्म भी आता है। उसके बाद कहता है जब धरती के आंतरिक भाग में दाब यानी प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो हमारा जो दुर्बलता मंडल जिसमें मैग्मा भरा होता है, दुर्बलता मंडल जिसके ऊपरी भाग में मैग्मा भरा होता है, जब उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो मैग्मा जो है एक अतिरिक्त फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स जो है प्लेट पर अप्लाई करता है, और यही प्लेट जो है ज्वाइंट के माध्यम से थोड़े से अलग होकर अपने ज्वाइंट के माध्यम से मैग्मा को बाहर आने का रास्ता देते हैं, जो धरती पर आकर वोल्केनिज्म की क्रिया को संपन्न करता है। देखते हैं कि मैग्मा हमारा जो है लावा किसे कहते हैं। बहुत ऐसे किताब में मैग्मा को ही लावा का चर्चा किया जाता है, लेकिन एक ध्यान में याद रखिएगा, जब भी मैग्मा कूलिंग होके जम जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। यानी मैग्मा से अगर गैस को निकाल दिया जाए, मैग्मा से गैस को माइनस कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। मैग्मा का जो है कलर जो है रेड हॉट कलर होता है, लगभग 1200 डिग्री टेम्परेचर होता है, इसका डेंसिटी बहुत कम होता है। अब मैग्मा में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मैग्मा में क्या क्या पाए जाते हैं उसको देखेंगे। मैग्मा में मुख्य रूप से वाटर वेपर पाए जाते हैं, गैस के रूप में वाटर वेपर पाए जाते हैं, जिसका बहुत ही अधिक मात्रा में वाटर वेपर रहता है।
85% तक मैग्मा में वाटर वेपर रहते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, मैग्मा में हाइड्रोजन सल्फाइड भी है। ये एक जहरीली गैस है, ये एक पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैस भी मैग्मा में निकलते हैं। और इन्हीं गैसों के कारण जो है जब कहीं वोल्केनिज्म होती है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो वहाँ एसिडिक रेन होने का भी खतरा रहता है। उसके बाद जो है यहाँ पर मोल्टेन तरल अवस्था में मेटल्स पाए जाते हैं। फायरबॉल्स भी पाए जाते हैं मैग्मा में। देखेंगे इस पिक्चर को, इस पिक्चर में फायरबॉल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब भी इरप्शन होता है, हाई इरप्शन होता है, जब विस्फोट के साथ मैग्मा धरती के धरातल पर निकलती है, तो वहाँ पर एक एरिया में, एक 18 से 20 मीटर के एरिया में वाटर वेपर पूरा एकदम धूल और राख के साथ फैल जाता है और अंधेरा छा जाता है। तो इस दौरान जो है ज्वालामुखी में आग के गोले भी फायरबॉल्स के रूप में निकलते हैं। तो छोटे छोटे गोले रहते हैं, उनको हम लेपिली कहते हैं, और जिन गोलों का साइज बड़ा रहता है उनको हम ब्रेसिया या फायरबॉल यानी वोल्केनिक बम भी कहते हैं। यानी अगर लेपिली कहेंगे उसको जिसका साइज मटर के दाने के साइज से लेकर अखरोट के साइज का अगर आग का गोला हो तो उसे हम लेपिली कहेंगे, और उससे बड़ा हो तो उसको ब्रेसिया या वोल्केनिक बम कहेंगे। इसकी चर्चा हम आगे एक पिक्चर में करेंगे। आपको दिखाता हूँ मैं एक पिक्चर, देखिएगा, ये पिक्चर देखिएगा। इसमें जो है ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा वोल्केनिक बम है। ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये हमारा वोल्केनिक बम है। आग के गोले जो है उद्गार से यानी इरप्शन से बाहर बहुत तेजी से निकल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारा कहता है ज्वालामुखी जो है, जब ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है तो धरती के अंदर और धरती के बाहर ये जो मैग्मा जमता है, तो जमने के बाद विभिन्न तरह के आकृतियों का निर्माण करता है। ये आकृति के बारे में हम जानते हैं, इसको दो पार्ट में हम बांट लेते हैं। एक आंतरिक संरचना, यानी हमारा जो अर्थ सरफेस है उसके नीचे कुछ संरचना का निर्माण होता है, यानी जो दरारें रहती हैं, जो हमारा लिथोस्फीयर में है, लिथोस्फीयर की दरारें, धरती के धरातल में जो दरारें रहती है, मैग्मा उसमें भी भर जाता है, और उसमें भरने के बाद कुछ अलग अलग आकृतियों का निर्माण करता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर मैग्मा जब आपका धरातल पे आ जाती है तो वहाँ जब जमती है तो वहाँ जमने के बाद कुछ अलग अलग संरचना का निर्माण करता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं। देखिए कि यहाँ फिगर मैंने बनाया है, ये हमारा मैग्मा भरा हुआ है, ये हमारा मैग्मा भरा हुआ है, ये एस्थोनोस्फीयर है, और ये हमारा प्लेट है, ये हमारा क्या है, प्लेट है, ये हमारा प्लेटें हैं। कहता है ये मैग्मा प्लेटें से बाहर निकल के एक जो है गुंबदकार नुमा आकृति बनाती है। ये गुंबदकार नुमा आकृति को हम बैथोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं। यह सबसे बड़ा संरचना होता है। और फिर इसके बाद दरारों में मैग्मा के जाने के बाद बैथोलिथ का एक छोटा रूप बनता है, ये भी गुंबदकार नुमा होता है। इसको हम स्टॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। यह स्मॉल फॉर्म ऑफ बैथोलिथ होता है। उसके बाद कहता है कि लैकोलिथ क्या है। देखिएगा एक छतरी नुमा आकृति बना है, यहाँ एक छतरी नुमा आकृति बना है, इसको हम लैकोलिथ बोलते हैं। इसको लैकोलिथ बोलते हैं। उसके बाद लेपोलिथ है। लेपोलिथ जो है प्लेट टाइप आकृति होता है, खाने का प्लेट आप देखे होंगे, ये एक प्लेट टाइप आकृति होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, लेपोलिथ बोलते हैं। फिर हमारा फैकोलिथ है। फैकोलिथ जो है वेव फॉर्म होता है, जैसे वेव फॉर्म होता है इस फॉर्म में, उसी फॉर्म में रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, फैकोलिथ बोलेंगे। ये सारी संरचना धरती के धरातल अर्थ सरफेस के अंदर बनती है। देखिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, पेड़ पौधे हैं इस पर, और इसके अंदर ये संरचना बन रही है, इसलिए इसको आंतरिक संरचना बोलते हैं। उसके बाद कहता है सीली। सीली कहता है धरातल के नज़दीक बनता है, यानी सबसे धरातल के, ये हमारा अर्थ सरफेस के सबसे नज़दीक जो संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सीली बोलते हैं। ये हमारा क्या है, सीली है। उसके बाद हमारा जो है वर्टिकल जो है लंबवत जमता है, एकदम सीधा जमता है लंबवत, उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। ये हमारा था लावा, मैग्मा के लावा के रूप में धरती के अंदर जमने पर जो आकृति बना उसको हमने देखा। अब देखते हैं कि जो मैग्मा है धरती के बाहर जब आती है तो कौन कौन सी आकृतियाँ बनाती है। देखिए जब धरती के बाहर आती है
ये आस कोन यानी राख शंकु यानी सिंडर शंकु का निर्माण करते हैं। ज्वालामुखी क्रिया जब सामान्य रूप से होती है तो उसमें राख की मात्रा बहुत निकलती है, अंदर से राख की मात्रा बहुत निकलती है, और यही राख जो है जमने पर जब इसका सॉलिडिफिकेशन होता है तो उसमें दरारें पड़ जाती है और एक तरह का सिलेंडर का निर्माण करता है, कोन का निर्माण करता है। ये आप फिगर देख सकते हैं, इस तरह का एक कोन का निर्माण करता है। उसके बाद आता है बेसिक लावा कोन। बेसिक लावा कोन में कहता है कि जब कभी एक चीज़ पहले, इसके पहले हम देख लेते हैं, जब कभी मैग्मा में, मैग्मा एसिडिक कब होगा और बेसिक कब होगा। जब कभी मैग्मा में सिलिकॉन की मात्रा अधिक रहेगी तो मैग्मा हमारा क्या रहेगा, मैग्मा हमारा एसिडिक हो जाएगा। अगर सिलिकॉन की मात्रा कम रहेगी तो मैग्मा हमारा बेसिक रहता है। सिलिकॉन की मात्रा अधिक रहने पे विस्फोट यानी इरप्शन भी बहुत हाई होता है, एक विस्फोट के साथ ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और सिलिकॉन की मात्रा अधिक रहने के कारण यह गाढ़ा होता है, और गाढ़ा रहने के कारण यह दूर तक नहीं फैल पाता है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी लिक्विड अगर ज़्यादा गाढ़ा हो तो उसका ज़्यादा विस्तार दूर तक नहीं होता है। लेकिन सिलिकॉन की मात्रा अगर कम रहेगी तो वो बेसिक होता है, उसका विस्फोट भी कम होता है, पतला होता है और दूर तक फैलता है। इसका एग्जाम्पल एक मोना लोआ ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप यूएसए के अंडर में है, और ये अपना एसिडिक का एक स्ट्रोम्बोली उदाहरण है जो इटली में है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे 3D ग्लोब पे मैप पे स्ट्रोम्बोली देखेंगे कैसे लिपारी द्वीप इटली में ये स्थित है, आगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी हमने देखा सिलिकॉन की मात्रा बढ़ी थी, सिलिकॉन की मात्रा कम होती है, क्षारीय होता है। सिलिकॉन की मात्रा कम होती है, इसमें विस्फोट भी कम होगा और ये पतला होगा। ये क्या होगा, पतला होगा। पतला होने के कारण ये दूर तक फैलता है। दूर तक फैलने के कारण ये इस प्रकार की संरचना बनाता है। फिगर में आप देख सकते हैं, दूर तक फैलने के कारण ये चपटा आकृति बनाता है, जिसे बेसिक लावा कोन हम कहते हैं। उसके बाद आता है एसिडिक लावा कोन। एसिडिक लावा कोन कहता है ये, इसमें सिलिकॉन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। एसिडिक होने के कारण ये क्या होता है, सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये गाढ़ा होता है। गाढ़ा होने के कारण ये दूर तक नहीं फैल पाता है, यानी ये इस तरह का शंकु का निर्माण करेगा, दूर तक नहीं फैल पाएगा, ऐसा दूर तक नहीं फैल पाएगा। तो इसे अम्लीय लावा शंकु बोलेंगे। उसके बाद जब हमारा ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जिस मुंह से, जो ऊपर का पॉइंट होता है, जिस मुंह से ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस मुंह को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर। जब कभी उद्गार बहुत विस्फोटक होता है तो ज्वालामुखी की पहले कभी क्रिया हुई रहेगी तो यहाँ जो है लावा जमने के बाद चट्टान का रूप ले लेती है, और विस्फोट कभी हाई होता है, हाई विस्फोट होता है तो वो क्या होता है, क्रेटर को तोड़ देता है और बड़ा मुंह बड़ा कर देता है। ज्वालामुखी का मुंह जो है और बड़ा कर देता है। उसी बड़ा मुंह का, क्रेटर का चौड़ा रूप को हम क्या बोलते हैं, कॉल्डेरा बोलते हैं। देखिएगा यहाँ हमने चौड़ा बनाया है और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्डेरा बोलेंगे। आपको मैंने बताया था अभी कि एसिडिक होगा, सिलिकॉन ज़्यादा होगा, विस्फोट भी ज़्यादा होगा। इसका उदाहरण स्ट्रोम्बोली इटली का ज्वालामुखी है। अब उसके बाद देखेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। सबको पता है, सबने पढ़ा होता है कि ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर 3 तरह के होते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुसुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी यानी डेड वोल्केनो। आइए देखते हैं इसका छोटा छोटा एग्जाम्पल। सक्रिय ज्वालामुखी कहते किसे, इसकी चर्चा करते हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी और उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को विभिन्न भागों में बांटा गया है। सक्रियता के आधार पे, इसको सक्रियता के आधार पर एक्टिव वोल्केनो कहते किसे हैं, एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। इसमें ज्वालामुखी उद्गार लगातार होता रहता है, यानी जिस वोल्केनो में इरप्शन होने की संभावना लगातार होती है, यानी लगातार रहती है, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे। इसका उदाहरण एग्जाम्पल है क्लाउ जो है और यह हमारा मौना लोआ, 2 ज्वालामुखी है। मौना लोआ ये अमेरिका के हवाई द्वीप पे है। इसकी भी 3D पिक्चर में हम देखेंगे कहाँ पे है। ये यूएसए के अंडर में आता है। ये हमारा 2 जो है ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद इटली में 2 है, एटना और स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली इटली के लिपारी द्वीप में है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। भूमध्य सागर, लिपारी द्वीप जो है भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है।
उसके बाद हमारा माउंट इरेबरस है, माउंट इरेबरस अंटार्कटिका में है। उसके बाद हमारा बैरन आइलैंड जो अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। ये ओजोस डेल साल्डो जो है ये हमारा एक्टिव वोल्केनो नहीं है, ये हमारा डोरमेंट वोल्केनो है, इसको डोरमेंट में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने देखा सक्रिय ज्वालामुखी कलाउ है, मोनालोआ है जो कि यूएसए में है। उसके बाद एटना और स्ट्राम्बोली है जो कि इटली में है। उसके बाद माउंट इरेबरस है जो अंटार्कटिका में है। बैरन आइलैंड जो है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। अब हम आगे देखते हैं डोरमेंट यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त यानी इसी को सुसुप्त भी बोलते हैं, इसी को सुसुप्त भी बोलते हैं। कहता इसमें अभी उद्गार नहीं हो रहा। प्रसुप्त ज्वालामुखी का डिफिनीशन क्या कहता है, इसमें अभी उद्गार नहीं हो रहा है, परंतु भविष्य में उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। भविष्य में कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है, ऐसी संभावना रहती है। इसे डोरमेंट वोल्केनो यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। इसका एक उदाहरण है नारकोंडम। नारकोंडम हमारा अंडमान निकोबार इंडिया के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद कांगड़ा है, कांगड़ा हमारा हिमाचल प्रदेश में है। इसी कांगड़ा ज्वालामुखी पर जो है ज्वाला माता का मंदिर है जिसकी पूजा होती है, जिसकी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है और उसकी पूजा होती है। जापान में एक फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है, इसकी भी पूजा होती है। जापानी रीति रिवाज के अनुसार इसे भी वहाँ के लोग पूजते हैं। उसके बाद क्राकटाओ है इंडोनेशिया, क्राकटाओ इंडोनेशिया में है। क्राकटाओ जो है इंडोनेशिया में, ये भी हमारा सुसुप्त यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद देखते हैं डेड वोल्केनो। डेड वोल्केनो का डिफिनीशन कहता है हजारों साल से इसमें उद्गार नहीं हुआ और होने की भी संभावना भविष्य में नहीं है, और होने की संभावना भी भविष्य में नहीं है, भविष्य में होने की भी संभावना नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, डेड वोल्केनो। इसके सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा तंजानिया, अफ्रीका का तंजानिया देश में स्थित किलिमंजारो। किलिमंजारो हमारा डेड वोल्केनो है, किलिमंजारो। उसके बाद एकांकागुआ जो है दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में हमारा है, अर्जेंटीना कंट्री में एकांकागुआ है। उसके बाद हमारा म्यांमार कंट्री में है पोपा, म्यांमार कंट्री में पोपा ज्वालामुखी है जो कि मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अभी हमने देखा सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार। पहला प्रकार देखा हमने सक्रिय, दूसरा हमने देखा सुसुप्त और तीसरा हमने देखा मृत ज्वालामुखी। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार कहता है, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार जो पहला प्रकार दिया है आइलैंडिक टाइप। आइलैंडिक टाइप में कहता है ये क्षारीय होता है। ये क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय होगा तो इसमें क्या होगा, सिलिकॉन की मात्रा कम होगी, यानी जो हमारा जो मैग्मा निकलेगा उसमें सिलिकॉन की मात्रा कम होगी, विस्फोट भी कम होगा और मैग्मा धीरे धीरे फैलता है। ये हमारा इस पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है कि मैग्मा धीरे धीरे आगे फैलता है। उसके बाद हमारा कहता है हवाईयन टाइप कहता है। हवाईयन टाइप यानी जो हवाई द्वीप अमेरिका के पास है उस पर 2 ज्वालामुखी मुख्य रूप से है, क्लाई और मोनालोआ। उसका जो है ये भी आइलैंडिक टाइप ही होता है लेकिन इसमें इरप्शन थोड़ा हाई होता है। उसके बाद कहता है स्ट्रोम्बोलियन टाइप। स्ट्रोम्बोलियन टाइप में जो है गैस के साथ राख का विस्फोट होता है। गैस के साथ क्या होता है, राख का विस्फोट होता है और गैस जो है चारों ओर फैल जाती है। गैस चारों ओर फैल जाती है। यहाँ पिक्चर में आपने देखा है कि ये जो है विस्फोट पूरा जो है विस्तृत रूप से हो रहा है और ये गैसें चारों तरफ फैल जाती है। ये होता है स्ट्रोम्बोलियन टाइप। स्ट्रोम्बोलियन टाइप यानी स्ट्रोम्बोलियन जो है ज्वालामुखी है इटली के लिपाड़ी द्वीप पर, और इसी स्ट्रोम्बोली जो है ज्वालामुखी को ये भूमध्य सागर के बीच में, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। उसके बाद है वोल्केनो टाइप, ये भी इटली में पाया जाता है। वोल्केनो ज्वालामुखी जो है इटली में है और इसका हाई एक्सप्लोजन के कारण जो है ऊपर जो है गैस और वाटर वेपर का जो है इस प्रकार राख का जो है बन जाता है कि ये फूल के गोभी का आकार का दिखता है। उसके बाद है प्लिनियन टाइप, अत्यधिक विस्फोटक होता है, विनाशकारी होता है, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है, अम्लीय होता है और गाढ़ा होता है। ये इतना ज़्यादा विस्फोटक होता है कि क्रेटर को भी तोड़ के फैला देता है और लावा इस तरह से बाहर निकलती है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ नोट देखते हैं, कुछ हमारा नोट देखते हैं। ज्वालामुखी से संबंधित नोट क्या है,
कहता है विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्लाउ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ ज्वालामुखी, ये भी हवाई द्वीप पे ही है, यूएसए के अंडर में है। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी, ये दोनों हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये दोनों हमारा एक्टिव वोल्केनो है। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो है अर्जेंटीना में ओजेस डेल साल्डो साउथ अमेरिका अर्जेंटीना में, ये हमारा डोरमेंट यानी सुसुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद जो है जितनी ज्वालामुखी है उनमें सबसे सक्रिय जितने ऊंचे ज्वालामुखी है उसमें सबसे सक्रिय कौन है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर का, साउथ अमेरिका में कोटोपैक्सी, याद करिएगा ये सब एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है और जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हमारा कौन सा है? कोटोपैक्सी है। उसके बाद कहता है वोल्केनो को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। वोल्केनो आर कॉल्ड सेफ्टी वॉल्व ऑफ द अर्थ। इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च दाब का निर्माण होता है, उच्च दाब हाई प्रेशर बनता है, तो हाई प्रेशर बनने के बाद इसी वोल्केनो यानी वेंट यानी दरार से वो हाई प्रेशर बाहर मैग्मा के रूप में धरातल पर आ जाती है और अंदर का हाई प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है। इस तरह इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। पृथ्वी एक हमने बताया था, पृथ्वी एक बंद निकाय है। बंद निकाय होने के कारण अगर उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है तो ये फटने का डर रहता है। प्रेशर बढ़ने का, जैसे गुब्बारा में हम हवा अत्यधिक भर देते हैं तो हवा अत्यधिक भरने से जब प्रेशर अंदर हवा का बढ़ जाता है तो गुब्बारा की दीवारों को वो तोड़ देता है, यानी गुब्बारा फूट जाता है। तो उसी तरह से जब हाई प्रेशर अंदर रहता है तो पृथ्वी का जो हमारा धरातल है ये टूटे ना, इससे बचाता है हमारा क्या? वोल्केनो, यानी दरार से जो है मैग्मा बाहर आ जाती है, यानी प्रेशर कम हो जाता है आंतरिक भाग में। उसके बाद कहता है ज्वालामुखी बहुत सी धातुएं पाई जाती है। कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन और इत्यादि मुख्य रूप से धातुएं पाई जाती है। ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो मुख्य रूप से इसमें काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है और ये काली मिट्टी कॉटन क्रॉप्स यानी कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। इस काली मिट्टी में कपास का जो खेती है बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जो है ज्वालामुखी से पर्वत और पठार का निर्माण होता है। ज्वालामुखी से जो मैग्मा बाहर निकलता है वो मैग्मा जमने के बाद पर्वत और पठार का निर्माण करता है, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे आपको ज्वालामुखी से पर्वत और पठार का निर्माण। इस तरह से हम देखिए एक पिक्चर देखते हैं, इस पिक्चर को देखिएगा। हमने अभी बताया था कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है बाहर। उन गैसों के निकलने से एसिडिक रेन होने का खतरा रहता है। ये हमारा देखिए यहाँ दिख रहा है क्रेटर दिख रहा है, ये हमारा उद्गार हो रहा है, क्रेटर है। नीचे हमारा ये वेंट दिख रहा है, नीचे हमारा मैग्मा चैम्बर है और इसी उद्गार होने के कारण जो इरप्शन होता है, इरप्शन के कारण जो है हमारा ऊपर वायुमंडल में जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे एसिडिक होने का भी खतरा होता है। ये हमने एक ज्वालामुखी का पिक्चर देखा। अब हम देखते हैं कि कुछ ज्वालामुखी के बारे में हम ग्लोब पर देखते हैं कि ज्वालामुखियाँ समझने की कोशिश करते हैं, इसे याद करने में आसानी रहती है। अभी हमने बताया कि इटली में मुख्य रूप से 2-3 ज्वालामुखी है। एक है स्ट्रोम्बोली, देखिएगा ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा यूरोपीय है, ये हमारा जो दिख रहा है ये इटली है। ये आपको यहाँ इटली दिख रहा होगा, ये इटली है। इटली में जो है 2 मुख्य ज्वालामुखी हमने बताया आपको। देखिए यहाँ पर एक माउंट एटला है, माउंट एटना ज्वालामुखी है। उसके बाद हमने बताया था इटली में एक लिपाड़ी द्वीप समूह है। देखिए यहाँ एक लिपाड़ी द्वीप समूह है, इसी लिपाड़ी द्वीप समूह पे स्ट्रोम्बोली है। और ये लिपाड़ी द्वीप समूह जो है ये देखिएगा मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में स्थित है। ये टोटल हमारा क्या है? ये टोटल हमारा मेडिटेरियन सी यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। यानी ये स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। उसके बाद देखिएगा आगे हम अफ्रीका कंटिनेंट में जाते हैं। यहाँ तंजानिया में जो है किलीमंजारो है। देखिए यहाँ किलीमंजारो दिख रहा है आपको, किलीमंजारो वोल्केनो यहाँ पे है तंजानिया में। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ज्वालामुखी है। उसके बाद हमने हवाई द्वीप पर 2 ज्वालामुखी देखे थे जो कि यूएसए में था। हम देखते हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यूएसए के बाजू में यहाँ हवाई द्वीप है।
ये हमारा हवाई द्वीप है। और हवाई द्वीप पर जो है हमने दो ज्वालामुखी की चर्चा की थी। एक मौना लोआ, देखिए यहाँ मौना लोआ दिख रहा होगा आपको। उसके बाद एक है मौना लोआ, एक क्लाउ था, एक क्लाउ था, यहाँ क्लाउ ज्वालामुखी आपको दिख रहा होगा। ये दोनों एक्टिव वोल्केनो है। क्लाउ ज्वालामुखी यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद हमने इक्वाडोर में देखा था एक ज्वालामुखी जो कि साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका का एक कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर में हमने देखा था कोटोपैक्सी, जो कि सब सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे, ये हमारा इक्वाडोर है। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो सब सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे ऊंचा है। यहाँ कोटोपैक्सी हम चर्चा कर लेते हैं। कोटोपैक्सी वोल्केनो आ जाएगा आपका। कोटोपैक्सी वोल्केनो, ये हमारा कोटोपैक्सी वोल्केनो इक्वाडोर में है।